नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने यह कहा कि अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया और यह भी कहा कि देश ने इसे और इस हमले से उबर कर दिखाया। लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। किसानों की बड़ी समस्या भंडारों से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के
पूरा भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। हाल ही में कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो वही राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद राजनीतिक दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। सरकार का भाषण था और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहां? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार का? और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। राष्ट्रपति महोदय ने उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को और आने वाले वर्षों में सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, उसको प्रमुखता से उन्होंने रखने का काम किया। हर विभाग की अपनी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण ने कहीं ना कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है, उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का काम किया। देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। और ये नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है, तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। देखिए, इमरजेंसी एक काला दिन था ही, उसमें बहुत सी जातियां हुई, उस जातियों का भुक्तभोगी आम जन, गरीब जन के लोग थे और उसका याद करना बहुत जरूरी था। काला दिवस के रूप में उसको पेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है, उस संविधान पर खतरा है, तो चोर मचावे शोर की बात वो कर रहे हैं। ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सरकार ने जिस तरह से
काम किया है इतने सालों में, उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया। और ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहां पे नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को माना। बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी 112 के सेकेंड फेज के तहत हाईटेक पीआरवी का फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट भी वितरित किए। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है, और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके, ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी। और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है,
लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। ये केवल आज नारे नहीं है, ये जमीनी हकीकत के स्तर पर इसको हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जन के मन में एक विश्वास पैदा हो पुलिस के पास, इसके लिए यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, इसका रिस्पांस टाइम कम हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य दिनों में भी, किसी पर्व और त्योहार के दिनों में भी, किसी वीवीआईपी विजिट के दौरान भी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी, पर्व और त्योहारों के अवसर पर भी हम लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा दे सके। इसके लिए 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए और इसकी फ्लीट के दायरे को बढ़ाने, इसमें 112 की पीआरबी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि फ्लीट में हम लोगों ने 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है। इन 7 वर्षों में पहली बार केवल 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर को भी शामिल किया गया। जो संकरी गली मोहल्ले हैं, उन गली मोहल्लों में भी हम इस सुविधा को दे सकें। पीआरबी वहां भी लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सके। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली करारी हार के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जुगाड़ लगाकर पास कराने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद ओपी राजभर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेदीराम के संदर्भ में यह कह रहे हैं कि इनके कई चेले, यानी अपने विधायक की तरफ इशारा करते हुए वो कह रहे हैं कि इनके कई चेले नौकरी कर रहे हैं। इन सब के बीच राजभर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब किया। कम से कम किसी विभाग में नौकरी चाहिए। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहीं बिहार के आरा में अस्पताल में लावारिस हालत में पड़े एक बुजुर्ग को इलाज के लिए एडमिट करवाने गए बिहार पुलिस के एक जवान की अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पिटाई कर दी। सुरक्षा कर्मियों की पिटाई में पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद पुलिस ने सदर अस्पताल के 5 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया। मामले में एसएसपी परिचय कुमार ने यह बताया कि डायल 112 में पोस्टेड पुलिस जवान साबिर लावारिस हालत में पड़े एक बुजुर्ग को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी सुपरवाइजर से किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होता देख पुलिस जवान ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदर अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में पुलिस जवान साबिर को आंख के पास चोट आई। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से न्यू सांगानेर रोड के रजत पथ से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
गुरुवार को रजत पथ से पटेल मार्ग पर लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में 130 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। इसमें 85 दुकानें और 20 मैरिज गार्डन। हालांकि जेडीए की कार्रवाई से पहले ही अतिक्रमणकारियों ने अपने स्तर पर ही अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। आपको यह भी बता दें कि न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा करने के लिए बुधवार को बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, जो देर शाम तक चली भी। मानसरोवर एरिया में इस महीने की जाने वाली ये दूसरी बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई है, यानी कि ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है बुलडोजर की। इससे पहले जेडीए ने हीरापथ न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम तक 250 अवैध निर्माण ध्वस्त किए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में एमडीए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनियों पर एमडीए ने बुलडोजर चलाया है। जहां 3 अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर चला और बिना मैप पास किए ये कॉलोनियां तैयार की गई। 45 बीघा जमीन पर लगातार एमडीए का बुलडोजर चला और जिले के बढ़ाना कस्बे में ये एमडीए की कार्रवाई की गई। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां भूमाफिया धड़ल्ले से निर्दुंड होकर लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया बुलडोजर लेकर एक व्यक्ति की जमीन की नींव उखाड़ने पहुंच गए। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस दौरान पीड़ितों ने यह बताया कि दबंग जबरन उसके मकान के पीछे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं अमेठी में भी दबंगों के हौसले बुलंद ही होते नजर आ रहे हैं। रामगंज थाना क्षेत्र के रंघई का पूर्वा गांव में एक दबंग ने जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग के घर पहुंचकर धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़ित बुजुर्ग के घर के पास की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जिसका विरोध करने पर उसने पीड़ित बुजुर्ग के साथ मारपीट की और धमकी भी दी। वहीं लखनऊ के दाराबनगर बरकोता गांव से एक मामला सामने आया है, जहां सगे भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर दी, जिससे बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।